फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड। ऐसी शय, ऐसी चीज़ जो बह सके उसको हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस आर क्लासिफाइड एज फ्लूइड्स। सारे लिक्विड्स और सारी गैसेस इनको फ्लूइड्स कह सकते हैं। अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ऐसी चीज़ जो बह सके उसे फ्लूइड कहते हैं। और जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेस हैं इनको हम फ्लूइड्स के तौर पे लेते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स का मतलब होता है हरकत, मोशन। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जो डील करती है हरकत करने वाले यानी फ्लो करने वाले फ्लूइड्स को, उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक्स भी होती है एक, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। फ्लूइड स्टैटिक्स कौन सी ब्रांच है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। वो फ्लूइड स्टैटिक्स, फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें फ्लूइड्स की रेस्ट की हालत में स्टडी की जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उसको हम फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन लॉ एंड फ्लूइड डायनामिक्स। द स्टडी ऑफ द डायनामिक फ्लूइड इज रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड बट एनालिसिस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय मेकिंग अ फ्यू assumptions. For this purpose we also use the following conservation laws. एक तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, जिसकी बेस के ऊपर एक इक्वेशन ड्राइव की गई है जिसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे। और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पे एक इक्वेशन ड्राइव की गई है जिसे बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं। तो वो भी आगे चल के हम ड्राइव करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ये अक्सर पूछ लेता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी किस लॉ के तहत है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के तहत है। होती क्या है वो आगे चल के पढ़ेंगे। लॉ ऑफ, और जो बर्नौलीज इक्वेशन है या बर्नौलीज थ्योरम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत है। तो खैर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मेन हमारी आज की हेडिंग्स हैं उनमें विस्कोसिटी है। The frictional effect between the different layers of a flowing fluid is called viscosity. किसी बहने वाले फ्लूइड की मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान जो मज़ाहमती असर है, उस मज़ाहमती असर को हम विस्कोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर विस्कोसिटी जो है, इसके यूनिट्स को, इसकी डायमेंशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज़ द मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी से मुराद उसकी, उस फ्लूइड के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है उसकी पैमाइश है कि वो फ्लो करने में उसको कितनी रेजिस्टेंस का, कितनी अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। और it measures that how much force is required to slide one layer of the fluid over another layer। और ये पैमाइश है कि कितनी फोर्स चाहिए किसी फ्लूइड या लिक्विड की एक लेयर के ऊपर उसकी दूसरी लेयर को स्लाइड करवाने के लिए। फर्ज करें ये फ्लूइड एक साइड पे इस तरफ बह रहा है। अब इस फ्लूइड में इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स के दरमियान जो मज़ाहमती असर है वो, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। जिन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उनको फ़्लो करने में मुश्किल पेश आती है। जैसे यानी वो स्लो, उनका जो फ़्लो होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे हनी है या टार है, तो हनी या टार जो है, ये लुक जो सड़कों के ऊपर डाली जाती है, इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनका फ़्लो बहुत कम होता है। अब ग्लास में हनी है, उसको उंडेलें तो आप देखेंगे बहुत स्लो जो है वो ग्लास से बाहर फ़्लो करेगा हनी। इसी तरह टार है। और उसके बरक्स पानी है, तो पानी की विस्कोसिटी कम है तो पानी बड़ा इजीली जो है वो फ़्लो कर जाता है।
लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गैसेस की विस्कोसिटी कम होती है, ये भी जहन में रखना है आपने। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है substances like honey and thick tar have large coefficient of viscosity. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कह रहा है जो शहद और जो टार है उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, सो दे कैन नॉट ईजिली फ्लो, वो बहुत आसानी से फ्लो नहीं कर सकते। सब्सटेंस लाइक वाटर एंड मिल्क हैज़ स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये जो सिंबल है इसको ईटा पढ़ते हैं, ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हम इसको पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है ये। तो पानी और जो मिल्क है इसकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए वो आसानी से फ्लो कर जाते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? विस्कोसिटी का एक यूनिट है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और दूसरा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये किस तरह आए हैं हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इनके अल्टरनेट यूनिट कौन कौन से हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी इससे इनके यूनिट्स को डिस्कस करने से पहले और डायमेंशन से डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा लॉ हम जो है वो पढ़ लेते हैं, स्टोक्स लॉ जो है, तो उससे फिर हमें हेल्प मिल जाएगी इसके यूनिट और इसकी डायमेंशंस को डिस्कस करने की। तो लिक्विड्स एंड गैसेस हैव नॉन ज़ीरो विस्कोसिटी, लिक्विड और गैसेस जो होती हैं उनकी विस्कोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, व्हाइल द फॉर लिक्विड डिक्रीजेस, लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक जो है वो MCQ समटाइम वो पूछता है, और उसमें वो गैसेस और लिक्विड्स के बारे में बताता ही नहीं है, वो जस्ट ये कहता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी, ऑप्शन में लिख देता है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, मे और मे नॉट भी, या कोई भी वो ऑप्शन जो है मे और मे नॉट में भी नहीं है, जो प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर में ये MCQ आया हुआ है, तो उसमें लिक्विड और गैसेस मेंशन नहीं करता। तो अगर वो लिक्विड्स और गैसेस मेंशन ना करे तो आपने यही जहन में रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी हम ये फिर कहते हैं कि डिक्रीज़ कर जाती है। हम लिक्विड्स को जहन में रख के इसका आंसर देते हैं, तो टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है। लेकिन अगर लिक्विड और गैसेस स्पेसिफाइड हों तो फिर इसी के लिहाज से कि गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है, और जो लिक्विड्स हैं उनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। उसके बाद है ड्रैग फोर्स। An object moving through a fluid medium experiences a retarding force called a drag force. एक आदमी या एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फ्लूइड मीडियम में जा रहा है, यानी हम अगर मोटरसाइकिल में तेज़ जा रहे हैं तो हवा हमें हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है वो बैकवर्ड लगाती है, तो वो जो लगने वाली फोर्स है मोटरसाइकिल पे जो हम फील कर रहे होते हैं वो ड्रैग फोर्स है। अगर एक आदमी ग्राउंड में भागना शुरू करता है तो उसको इतनी ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स का सामना नहीं करना पड़ता, वो इजीली भाग सकता है, वॉक कर सकता है। लेकिन एक आदमी पानी के अंदर भागने की कोशिश करता है तो उसको थोड़ा मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह यह है कि पानी की लगाई जाने वाली ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एयर, तो इस वजह से पानी में भागना मुश्किल है, और हवा में या नॉर्मल जो है वो भागना जो है वो बहुत आसान है। अच्छा, एक आदमी फ़र्ज़ करें वो 2-2 फीट जो है वो समझने के लिए हम 2-2 फीट शहद की एक लेयर है उसके अंदर, उसके तालाब के अंदर भागने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर उसको और भी मुश्किल पेश आएगी, उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स और भी ज़्यादा लगेगी। तो बहरहाल जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड मीडियम में से ट्रैवल करता है, फ्लूइड से क्या मुराद है, ये लिक्विड भी है और गैसेस भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसमें से जब ट्रैवल करता है तो वो एक मज़ाहमती फ़ोर्स उसके ऊपर लगती है जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ऐसी फोर्स जब कोई बॉडी फ्लूइड मीडियम में से गुजरती है तो इसके मोशन को अपोज करती है, उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स के फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं इसके? तो आपने देखा होगा जो पैराट्रूपर्स हैं, पैराशूट बांध के जो लोग छलांग लगाते हैं,
अगर हवा की ड्रैग फोर्स ना हो तो ये मुमकिन ही ना हो सके कि कोई पैराशूट बांध के जो है वो नीचे छलांग लगा सके। तो अब पैराट्रूपर्स बिल्कुल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्लो जो है वो मोशन में नीचे आते हैं, तो उनके ऊपर एक्चुअल में उनका जो वेट है वो बराबर हो जाता है ड्रैग फोर्स के। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और हवा की वजह से लगने वाली ड्रैग फोर्स उनके ऊपर अपवर्ड लग रही होती है, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लो मोशन में नीचे आ रहे होते हैं और उनको कोई नीचे पहुंचते हुए कोई दिक्कत, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता पैराशूट बांधने के साथ। पैराशूट बांधने के बगैर नहीं होगा ऐसा। उसकी क्या वजह है वो आगे चल के अभी हम पढ़ते हैं। अच्छा, उसके साथ ये ड्रैग फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ का। ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, देखें ये डिपेंड कर रही है विस्कोसिटी के ऊपर, जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है वो रेडियस, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है, ये रेडियस ऑफ द जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। और तीसरा जो है उसकी वेलोसिटी के ऊपर, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा उतनी ड्रैग फोर्स ज़्यादा, जितनी वेलोसिटी कम उतनी ड्रैग फोर्स भी कम। यानी आप कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टोक्स लॉ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है विस्कोसिटी के ऊपर। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है रेडियस, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरी चीज़ जिसके ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी। ये स्लो स्पीड्स पे ये रिलेशन वैलिड है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर दें तीनों इक्वेशंस को, तो आप लिख सकते हैं एफ डी ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा जो कि विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, और वी उसकी वेलोसिटी को। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट जो है वो बराबर है उसकी वैल्यू 6 पाई के। तो ड्रैग्स जो लॉ है वो हमारे पास आ गया 6 पाई और साथ में ईटा आर वी। ये हमारे पास स्टोक्स लॉ आ गया, मे बी मैंने ड्रैग्स लॉ कह दिया। अच्छा, अब इसमें ड्रैग फोर्स स्टोक्स लॉ के ज़रिए से उसका फॉर्मूला ये है 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और वी वेलोसिटी। जितना रेडियस ज़्यादा होगा, जितना साइज़ बड़ा होगा, उतने लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। यही वजह है कि हम पैराट्रूपर्स जो है वो जब छलांग लगाते हैं तो उनका जो पैराशूट होता है वो बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, फैला हुआ होता है। उसकी वजह क्या है, पैराशूट के फैलने की वजह से, उसके साइज़ के ज़्यादा होने की वजह से इस पे लगने वाली इस साइड पे जो ड्रैग फोर्स है वो अच्छी खासी लगती है, जो उसके वेट को बैलेंस कर पाती है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, उसको कोई ख़तरा नहीं होता। और दूसरी तरफ जब हम कोई एरोप्लेन जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो एरोप्लेन की शेप आपने देखा होगा, नुकेली शेप होती है बिल्कुल। फाइटर प्लेन ख़ास तौर पे जो है वो आपने देखे होंगे, उनमें बिल्कुल जो है वो एरोप्लेन्स की जो शेप है सामने से चोंच नुमा होती है। वो क्यों ऐसी बनाई जाती है, ताकि हवा की लगने वाली ड्रैग फोर्स इनके ऊपर कम से कम लगे और इनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा ये अटेन कर सकें। तो खैर, अब ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड कर रही है, हमने ये फैक्टर्स पढ़ लिए, ये स्पीड पे डिपेंड कर रही है, रेडियस या साइज़ ऑफ द स्पेयर पे डिपेंड कर रही है, और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रही है, शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करती है कि बॉडी की शेप किस तरह की है। तो अब इससे हम विस्कोसिटी का यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। विस्कोसिटी का यूनिट क्या है देखिएगा ज़रा, ये 6 पाई ईटा आर भी था। चलो मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूला है एफ डी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दें, ये स्टूडेंट्स जो है इतने, ये आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, कोई भी बता दे कि ये हमने विस्कोसिटी की डायमेंशंस पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, वो फर्स्ट चैप्टर की एक एग्जांपल है। कोई भी स्टूडेंट बता दे। जी पढ़ ली थी, ठीक है। फिर उसमें तो डायमेंशन में यहाँ पर ड्राइव नहीं करवाता, यहाँ पर हम जस्ट जो है वो यूनिट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये केजी पर मीटर पर सेकंड कैसे आया।
तो ये यूनिट है, उस दिन हमने इसको फाइंड किया था। विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था, ये किस तरह है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसकी जगह पर आप पास्कल भी लिख सकते हैं। अब अल्टरनेट यूनिट आप लिख लेंगे, बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हैं पास्कल, और सेकंड वैसे का वैसे। अच्छा, एक तो अल्टरनेट यूनिट की हमने इसका ले लिया पास्कल सेकंड, और दूसरा जो है वो हम न्यूटन की वैल्यू अगर पुट करें, ये उस दिन डायमेंशंस फाइंड करते वक्त भी हमने जो है वो न्यूटन की वैल्यू पुट की थी। तो न्यूटन बराबर होता है, आप सबको F इजिकल टू ma फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूँ, न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन इसके बराबर होता है, आपने कल भी पढ़ा था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस फॉर्मूले से? F इक्वल्स टू ma के फॉर्मूले से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत हमने इसको लिखा है। वैसे भी अब किसी भी फॉर्मूले से अगर आप न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से, वो भी यही आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये ओवर में जो मीटर स्क्वायर था। अच्छा, ये न्यूटन की वैल्यू तो लिख दी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ राइट साइड पे ये देख रहे होंगे, ये वाला जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये सेकंड है, ये वैसे का वैसे लिख दिया। और उसके ओवर में, ये जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, ओवर में हमारे पास मीटर स्क्वायर था, तो ये वाला मीटर स्क्वायर हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। तो मीटर स्क्वायर मीटर से कट गया, 1 मीटर बच गया, इसको इधर ले जाएं, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, इसको हम कहते हैं SI बेस यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी। तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये वाला मीटर 1 बच गया था ना, ऊपर लेकर गए तो मीटर इनवर्स बन गया। ये वाला सेकंड, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर -2 और 1 ऐड हुए तो -1 रहेगी। तो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड जो है विस्कोसिटी का दूसरा यूनिट आ गया। CGS सिस्टम में इसका यूनिट पॉइस भी होता है, और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये जो सिस्टम है इसके अंदर विस्कोसिटी का जो यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी का, वो पॉइस है। अच्छा, इसके साथ हम जो है टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके साथ है ड्रैग फोर्स, ये हम पढ़ेंगे। ड्रैग फोर्स के साथ टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ तो हो गया। अब स्टोक्स लॉ में ये बात याद रखिएगा, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज मूविंग स्लोली एंड फॉर हाई स्पीड्स। हाई स्पीड्स के लिए जो है ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि स्लो स्पीड्स के लिए वैलिड है, हाई स्पीड्स के लिए F जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं रहता। हो सकता है उसके स्क्वायर के या उसकी कुछ पावर के जो है वो प्रोपोर्शनल हो। जी, इसके यूनिट जो है वो मैंने आपको बताया कि यूनिट्स में एक तो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरा यूनिट मैंने बताया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और तीसरा यूनिट अगर CGS सिस्टम में देखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड,
और ये बराबर होता है पोइस के, POISE। पोइस जो है वो भी विस्कोसिटी का यूनिट है। अच्छा, आपने एक जो है वो आपकी असाइनमेंट है वो आपने निकालना है कि एक पोइस कितने किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, या 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड कितने पोइस के बराबर होता है। पोइस बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपने रिलेशन आपने निकालना है, कल मुझे बताएंगे। ये 1 मिनट किधर गया ये जी। पोइस जो है ये बराबर है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने देखना है कि रिलेशन आपने ये निकालना है 1 पोइस कितने ग्राम पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये कल के लिए आपकी असाइनमेंट है जी। नेक्स्ट हम बढ़ रहे थे, 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे जी। तो टर्मिनल वेलोसिटी को डिफ़ाइन करने से पहले और इसका फार्मूला ड्राइव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है वो इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये एक ड्रॉपलेट है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, और इसका जो वेट है वो बराबर है FG के। और बेटा मैंने आपको ये बताया कि आपने जो है वो पोइस और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड जो है वो इसका रिलेशन निकालना है कि एक पोइस कितने किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। पोइस की इक्विवेलेंस मैंने आपको बता दिया कि पोइस बराबर होता है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब फर्स्ट करें ये एक ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब इस ड्रॉपलेट का वेट डाउनवर्ड है, और इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, ड्रैग फोर्स, हवा की वजह से लगने वाली फोर्स, वो अपवर्ड लग रही है। ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसके नीचे गिरते वक्त उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही होती है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी मुसलसल तो स्टोक्स लॉ अभी आपने पढ़ा है, FD बराबर होता है 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV। तो जैसे जैसे जो है वो विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी के बढ़ने से जो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, और से सुने। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो ऊपर से नीचे गिरते वक्त उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही होती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है। अब ड्रैग फोर्स बढ़ती रहती है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये जो ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉपलेट या फॉग ड्रॉपलेट, इसका वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, और उस वक्त ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरना शुरू कर देता है। ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी भी होती है और कांस्टेंट भी होती है। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन drag force becomes equal to weight of the falling body, then net force on the body becomes 0 and it falls with the constant velocity which is called terminal velocity. मैं फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने। When drag force becomes equal to weight of the falling body, then net force becomes 0 and body falls with constant velocity which is called terminal velocity. जब नीचे गिरने वाली बॉडी के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वज़न के बराबर हो जाती है
तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू कर देती है। उस यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ऊपर से नीचे गिरते वक्त बॉडी की जो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो दोनों तरह डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब फर्ज करें एक ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे गिर रहा है और उस ड्रॉपलेट पे जी डेफिनेशन फिर बता दूं। जी डेफिनेशन एक तो ये सामने लिखी हुई है, दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई कि व्हेन ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू weight of the falling body, then net force becomes zero and body falls with constant velocity which is called terminal velocity। जब किसी बॉडी पे लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाती है तो बॉडी फॉल करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, अब शुरू में जो है जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही थी तो उस वक्त जो है ये वेट की फोर्स ज़्यादा थी और ड्रैग फोर्स कम थी, इसलिए तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी। तो जब नेट फोर्स जो है वो अगर हमने फाइंड करनी हो तो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस ले लेंगे। तो नेट फोर्स बराबर होगी, ये लिखी हुई है नेट फोर्स, ये बराबर होगी वेट माइनस ड्रैग फोर्स। वेट की फोर्स शुरू में ज़्यादा थी, ड्रैग फोर्स कम थी, तो इसलिए हमने कहा वेट माइनस ड्रैग फोर्स। नेट फोर्स को हमने सिंबल F से रिप्रेजेंट किया, वेट की जगह पर हमने क्या लिख दिया, mg लिख दिया, और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला स्टोक्स लॉ के ज़रिए से हमने लिखा 6 पाई ईटा RV। F की जगह पर हमने ma लिख दिया। अच्छा, अब when drag force becomes equal to weight of the droplet then it will start moving with a uniform velocity called terminal velocity। तो हमने ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे मूव करना शुरू कर देता है। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी, चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक्सेलरेशन बराबर किसके, 0 के। तो अब ये जो इक्वेशन है ये ऊपर लिखी हुई, इस इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखा और इसमें हमने m को वैसे का वैसे लिखा, एक्सेलरेशन की जगह पर हमने 0 लिख दिया। याद रखिएगा जब बॉडी ऊपर से नीचे टर्मिनल वेलोसिटी से आ रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, समटाइम ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। अब एक्सेलरेशन 0 और mg को वैसे का वैसे लिखा, ये वाला mg, और ये 6 पाई ईटा RV ये भी वैसे का वैसे हमने लिख दिया यहाँ पर। m को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ये 6 पाई ईटा RV ये नेगेटिव का है, उठाकर हम दूसरी साइड पे ले गए। इस 6 पाई ईटा RV को हम इस साइड पे ले आए, ये एक लेफ़्ट साइड पे, तो इधर अगर ये पॉजिटिव हो गया 6 पाई ईटा RV और इधर बच गया mg। अब टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये इतनी चीज़ें 6 पाई ईटा r, 6 पाई ईटा r, ये इतनी चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये सारी इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जस्ट टर्मिनल वेलोसिटी रह गया, राइट साइड पे mg है और ओवर में 6 पाई ईटा RV। अच्छा, अब इसमें हमें चाहिए वैल्यू जो है वो m की वैल्यू फाइंड करनी कि ड्रॉपलेट का मैस कितना है। तो ड्रॉपलेट का मैस फाइंड करने के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, डेंसिटी बराबर है मैस ओवर वॉल्यूम के, और हम इस वॉल्यूम को उठाकर इधर रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, m आ जाएगा रो v। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, मैंने उस दिन भी बताया था, सफ़ेरी अगर आप पानी चुल्लू में पानी भर के उसको ऊपर फेंकें, बर्तन में से पानी लें आप, हाथ में हथेली में उसको भर के ज़ोर से ऊपर फेंकें और उसको ऑब्ज़र्व करें, आप देखेंगे ऊपर से नीचे आते वक्त पानी जो है वो गोल गोल यानी सफ़ेरिकल फॉर्म में आएगा, गोलियों की फॉर्म में, सफ़ेरिकल फॉर्म में।
तो जब भी ऊपर से नीचे ड्रॉपलेट गिर रहे होते हैं, चाहे रेन ड्रॉपलेट है या फॉग ड्रॉपलेट, तो वो सफेरिकल शक्ल में होते हैं, गेंद नुमा यानी गोल होते हैं। तो सफेरिकल शेप्स का वॉल्यूम का फार्मूला होता है V=4/3πr³। तो इस वॉल्यूम की जगह पर, ये जो वॉल्यूम है इसकी जगह पर हमने लिख दिया 4/3πr³, ये लिख दिया यहाँ पर। रो पहले लेफ्ट साइड पे लिखा था, अब राइट साइड पे लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू मैस की, ये इस इक्वेशन में यहाँ पर हमने लिख दी इस जगह पर, ये मैस की वैल्यू ये इस जगह पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो VT वैसे का वैसे लिखा, इधर M की जगह पर हमने लिख दिया 4/3πr³ रो, और साथ में इधर राइट साइड पे ये G था, वो G वैसे का वैसे ही आ गया। इधर डिनोमिनेटर के अंदर 6π/r था, 6π/r लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पाई था, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, या आप एक स्टेप इसको बढ़ा लें, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 4/3πr³ और रो जी, और यहाँ पर मल्टी ये 6π/r v, इसकी डिनोमिनेटर में 1 था, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो 1 होता है, इसको ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 1/6π/r v। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कर दें, पाई से पाई कट गया और इसके साथ r से ये r³ कटा, तो इधर r² रह गया, और हमारे पास 2 to the 4 और 2 3 the 6 आ गया। ये वाला 3 जो है, ये 3, ये दोनों, ये 3 और ये 3, मैं यहाँ पर ये शो कर रहा हूँ, ये देखें, ये नीचे 3 है और ये भी 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 3 the 9, ऊपर आ गया 2 रो r² g, ये देखें 2 रो r² g, और नीचे हमारे पास 9 ईटा जो है वो आ गया। और ये यहाँ पर ये v एडिशनल लिखा गया गलती से, ये नहीं आएगा, ये इधर इस जगह पर जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4/3πr³ रो जी, 4/3πr³ रो जी लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये 6π/r v ओवर 1 था, ऊपर 1 ले गए और 6π/r जो है वो नीचे आ गया, और पाई से पाई और 6 4 से कटा, तो हमारे पास जो इस फॉर्मूले की शेप बनी है वो ये बन गई है 2 रो r² g ओवर 9 ईटा। तो ये 2 रो g 9 ईटा ये कांस्टेंट है, ये ब्रैकेट वाली चीज़ कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा, थोड़ा सा एक कंपैरिजन आ रहा है, अगर एक हम 10 किलोग्राम की बॉडी और एक 20 किलोग्राम की बॉडी सेम टाइम में ऊपर से नीचे फेंकें, तो ज़मीन पर पहुँचने से पहले सेम हाइट से अगर फेंकें तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करते हुए। लेकिन ड्रॉपलेट के केस में ऐसा नहीं होगा, एक ड्रॉपलेट हमने छोटा ऊपर से नीचे फेंका, एक बड़ा फेंका है, तो फ़र्ज़ करें ये एक ड्रॉपलेट आ रहा है, ये एक दूसरा ड्रॉपलेट आ रहा है, तो जिस ड्रॉपलेट का साइज़ बड़ा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा, ये फार्मूला हमें ये बता रहा है जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतनी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो ड्रॉपलेट साइज़ में बड़ा है वो जल्दी से नीचे पहुंचेगा, और जो साइज़ में छोटा है वो देर से नीचे पहुंचेगा। और इससे रेलिवेंट एक दो MCQs हैं, वो कल के फिर टॉपिक में मुझे आप याद करवाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं जो है उसको रिपीट कर दूंगा। ओके भाई, टाइम ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफ़िज़।